Welcome to SEO Mastery course. My name is Iftikhar Anjum and I'm a Google Certified Digital Marketer. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्निकल SEO के बारे में बात की थी, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस को डिस्कस किया है कि जब आप SEO करेंगे तो सबसे पहले आपने टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना है, और उसके बाद हम ऑन पेज SEO के ऊपर और फिर हम बैकलिंक्स और ऑफ पेज SEO की हम बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी ऑन पेज SEO जो है वो क्या है, ऑन पेज SEO क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है ताकि हम गूगल में अच्छे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑन पेज SEO है क्या। On-page SEO is the practice of optimizing individual web pages in order to rank higher and earn more relevant traffic in search engine. हमने on-page SEO में इंडिविजुअल पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है, हर पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है और इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो गूगल के अंदर रैंक कर सके। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, आज बड़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ऑन पेज SEO इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स क्या हैं कि ऑन पेज SEO के ज़रिए हम गूगल को ये बताते हैं कि भाई आपने हमारे पेज को क्रॉल करना है और देखना है कि इसमें किस किस्म का कंटेंट है और उस कंटेंट को ताकि वो एवेल्यूएट कर सके। तो पहली रीज़न क्या है जी इसके लिए, इट इज़ वाइटल टू असिस्टिंग सर्च इंजन क्रॉल एंड अंडरस्टैंड योर वेबसाइट एंड इट्स कंटेंट। वो गूगल को असिस्ट करता है, गूगल के क्रॉलर को, कि वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके और ना सिर्फ क्रॉल कर सके बल्कि उसके ऊपर जो कंटेंट है उसको अंडरस्टैंड कर सके कि इस पर कंटेंट किस किस्म का है। Secondly, it helps detect whether the page is relevant to the search query and if it should rank for it as a result. ऑन पेज SEO के ज़रिए हम गूगल को ये बताते हैं कि भाई हमारे पेज के ऊपर ये कंटेंट है और गूगल एनालाइज करता है कि जो हमारे पेज के ऊपर कंटेंट है वो सर्च क्यूरी के साथ कितना मैच कर रहा है। अगर वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, उसके क्वेश्चन को 100% वो सेटिस्फाइड कर रहा है और बाकी लोगों से बेहतर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो उस कंटेंट को उठाएगा, नंबर 1 पे रैंक कर देगा। अभी हम बाकी फैक्टर्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम ऑन पेज फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि ऑन पेज फैक्टर्स में आपके पेज के ऊपर अगर रेलिवेंट कंटेंट है, सर्च क्यूरी से रेलिवेंट कंटेंट है, क्योंकि गूगल अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को रेलिवेंट और बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है। और अगर आपका पेज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली यू वुड बी रैंक फर्स्ट। तो इसलिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने ऑन पेज SEO अगर हमने अपनी वेबसाइट की करनी है तो हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले जब आपने ऑन पेज SEO करनी है तो डेफिनेटली आपने अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है। ऑडिट करने से, अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने से आपको पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट नहीं है, यू आर राइटिंग द कंटेंट फॉर फर्स्ट टाइम, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने कंटेंट जब लिखना है अपनी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, आर्टिकल के लिए, तो आपने डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट मैंने, किस किस्म का कंटेंट मैंने लिखना है। क्या उसमें मैं जो है वो वीडियो डालूंगा, उसमें इमेजेस डालूंगा, उसमें टेबल्स डालूंगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका स्ट्रक्चर कितना होगा। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इससे पहले कि SEO ऑन पेज SEO स्टार्ट करें, पहला आप क्या काम करेंगे, फर्स्ट डू योर सर्च रिसर्च। सर्च रिसर्च क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस रिसर्च। जिन कीवर्ड्स से रिलेटेड आपने कंटेंट लिखना है या कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है उस कंटेंट के हवाले से, आप गूगल में ज़रा उसको सर्च करें और सबसे पहले देखिए कि अभी एट प्रेजेंट गूगल में किस किस्म का कंटेंट है जो इस कीवर्ड के लिए, जो मेन फोकस्ड आपका कीवर्ड है उसके लिए रैंक कर रहा है। आप उस पेज पे जाइए, उसके स्ट्रक्चर को देखिए कि किस किस्म का स्ट्रक्चर है,
क्या लेंथ है, किस टोन में लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें जो है वो डाली गई हैं। और ना सिर्फ आपने वो देखना है बल्कि एक गैप देखना है कि सर्च क्यूरी, किस सर्च क्यूरी को आपने सेटिस्फाइड करना है। क्या वो पेज जो फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है आपके मुताबिक, क्या कि वो 100% उस क्यूरी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर वो आप समझते हैं कि कुछ गैप है, इफ़ यू आर फाइंडिंग द गैप, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पेज पे उस गैप को फिल कीजिए, तो बहुत जल्द आपका पेज उससे ऊपर रैंक कर जाएगा। क्योंकि अभी गूगल के पास उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं थी, इसलिए वो कंटेंट फर्स्ट पे रैंक कर रहा था। आप उससे बेहतर कंटेंट दे दीजिए तो आपका पेज जो है वो उससे ऊपर रैंक करेगा। लेकिन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अभी रैंक कौन सा पेज कर रहा है, उस हिसाब से हम अपने जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन उस स्टैंडर्ड को देखेंगे कि उसके बराबर करें या उससे हम बेहतर करें। बेहतर करेंगे तो आप उसको जो है वो बीट कर सकें। सेकेंडली हमने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी। अब डेफिनेटली एसईओ के हवाले से अगर हम बात करें तो गूगल में बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, बट वन थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड्स का हमेशा इम्पोर्टेंस रही है और हमेशा तक रहेगी, क्योंकि कीवर्ड जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। अब जो कीवर्ड रिसर्च की हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे माइंड में टूल्स आता है कि हमने कीवर्ड्स के टूल्स, कीवर्ड रिसर्च के टूल्स इस्तेमाल करने। देखिए, टूल्स इस्तेमाल करने से पहले आपको ये देखना है कि आप किस नीश में हैं, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। आपके क्लाइंट्स कौन से हैं, किन लोगों को आपने कंटेंट देना है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो टूल्स आपको नहीं बता सकता, ये खुद आपको पहले देखना है। और ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो क्या है, आपको अपने माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि ये कंटेंट मैंने देना है, इन सवालों के जवाब देने हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उन कीवर्ड्स को देखिए और उन कीवर्ड्स को फिर आप उसकी जो है वो सर्च वॉल्यूम और आप बाकी चीज़ों को देख के आप टूल्स के ज़रिए वेरीफाई करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन टूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। जो आपके होम करने वाला होमवर्क है वो आपने ज़रूर करना है। आपने जो है वो उससे पहले रिसर्च करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए कंटेंट लिखने जा रहे हैं उसके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो उसको हो सकते हैं, कौन कौन से उसके पॉसिबल पेन पॉइंट्स हैं, उन तमाम को आपने लिखना है। और वो जो उनके सवाल हैं बेसिकली उनके अंदर ही कीवर्ड्स मौजूद हैं और वही कीवर्ड्स आपने जवाब में लिखने, उसी को आप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। टूल्स आपके कीवर्ड्स को, आपको ज़्यादा रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है वो दे देंगे कि जिससे आपका कंटेंट बेहतर तौर पे ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। लेकिन आपने खुद इस चीज़ को देखना है कि एक आपके माइंड में हर पेज के लिए एक स्ट्रैटेजी मौजूद होनी चाहिए कीवर्ड्स के लिए। तो आपको हर पेज के कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि आपका फोकस कीवर्ड कौन सा है। आप क्या एक ही पेज है जिसके एक ही कीवर्ड है जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि बेहतर प्रैक्टिस ये समझी जाती है कि आपका एक मेन कीवर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ग्रुप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो अगर आप पेज के ऊपर वो जो ग्रुप ऑफ रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक ही कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करें। आप जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं उसके, या जो उससे रिलेटेड जो वेरिएंट हैं उसके, आप उनको इस्तेमाल करके बेहतर अपना कंटेंट, ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखेंगे। तो दूसरा स्टेप्स क्या है कि हमें हर पेज के लिए कीवर्ड का पता होना चाहिए। अब कीवर्ड आप टूल्स के ज़रिए वेरीफाई करेंगे, जैसे भी पता है आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एक पेज एसईओ का है। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, उस वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उस पे मेरे ये 3-4 कीवर्ड्स हैं, या एक कीवर्ड्स हैं, या 2 कीवर्ड्स हैं। ये मेरा जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए पेज है, उसके ऊपर ये मेरे कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स आपके पास होंगे तो तब आप आगे उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव यूआरएल। आपके पेज का यूआरएल शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये है कि वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैं अगर बात करूं, मेरी वेबसाइट है जी octopuscommunications.net। अब अगर जिस पेज के मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं उसका एड्रेस बनता है जी octopuscommunication.net/blog/archive/SEO services।
और दूसरा एड्रेस है जी octopuscommunication.net/SEO services। तो आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है? यकीनन सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। सेम गोज विद गूगल। गूगल भी चाहता है इसके लिए सिंपल शॉर्ट URL हो, और आपने कोशिश करनी है कि जो मेन कीवर्ड है, आपका फोकस कीवर्ड है, वो उसके अंदर आए। जैसे मेरा फोकस कीवर्ड SEO सर्विसेज है, तो SEO सर्विसेज उसमें आना चाहिए। या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसमें आना चाहिए, वही उसका नाम होना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। आपने सबसे पहले देखना है कि जितने पेजेस आपने बनाने हैं उनके नेम आपको पता होना चाहिए कि क्या है, या अगर ऑलरेडी बने हैं तो उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उनको आप इस तरह से कीजिए कि एक तो बहुत लेंथी URL नहीं होना चाहिए, और दूसरा URL के अंदर आपने मेन कीवर्ड इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है जी क्लीन टाइटल टैग्स। टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम क्रॉलर की बात करते हैं, तो क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले URL, उसके बाद पेज के टाइटल पे। पेज का टाइटल अगर ऑप्टिमाइज होगा, उसमें अगर हमने कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, और एक कीवर्ड है या एक से ज़्यादा कीवर्ड हैं, उनको हमने इस्तेमाल किया, मॉडिफायर इस्तेमाल किए, बड़ा अच्छा हमने जो है वो टाइटल बनाया है, तो गूगल उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। उसको समझ आ जाती है कि ये कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, और उसको आसानी हो जाती है उसको रैंक करने में। इसलिए आपने टाइटल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है। एक या दो कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसकी लेंथ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेंथ की मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो मार्जिन नहीं होता, क्योंकि कुछ 60 वर्ड तक हमने जो है वो कोशिश करनी होती है कि 50 to 60 कैरेक्टर में हम जो है वो उसको मुकम्मल कर लें। तो 50 to 60 कैरेक्टर के अंदर आके हमने टाइटल देना है, ताकि जो हम टाइटल दें वो प्रॉपरली नज़र आ सके। नेक्स्ट है जी H1 टैग। आपने H1 टैग्स के हवाले से भी अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है। हम अक्सर एनालिसिस करते हैं वेबसाइट का, जब हम देखते हैं तो कुछ लोगों ने एक ही पेज के ऊपर 4-4-5 H1 टैग्स यूज़ किए होते हैं। वो ये नहीं समझते कि H1 का मतलब क्या है। एक पेज के ऊपर एक H1 टैग होता है, और वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि टाइटल के बाद फ़ौरन जो क्रॉलर H1 टैग को देखता है, और नॉर्मली जो H1 टैग होता है वो टाइटल का ही होता है, या उसमें बाज़ का तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट होता है, उसमें भी वही कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो टैग्स में इंपॉर्टेंस होती है वो H1 को होती है। एंड मेक श्योर कि आपके एक पेज के ऊपर एक ही H1 टैग होना चाहिए, लेकिन उस पेज को डिफ़ाइन ज़रूर करें। अगर आपने डिफ़ाइन नहीं किया तो क्रॉलर अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि आपके पेज का स्ट्रक्चर क्या है, और जब अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो डेफिनेटली उसको रैंक करने में आसानी नहीं होगी। नेक्स्ट है जी H2 टैग। ये सब हेडिंग है। जिस तरह हेडिंग इंपॉर्टेंट है, सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है। H2 डिफ़ाइन करेंगे, H3 डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेटली जब आपने टेक्स्ट देना है तो उसमें आपको डिफ़ाइन करने में बता सकते हैं। आपका जो डेवलपर है, जो वेबसाइट पे कंटेंट लोड कर रहा है, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, या आप अगर ख़ुद कर रहे हैं तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। H1 और H2 में फ़र्क ये है कि ये सब हेडिंग होती है। जैसे मैंने बताया कि H1 एक पेज पर एक होता है, लेकिन H2 मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग मल्टीपल हो सकती हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि H1 में कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, ये ज़रूरी है। अब H2 में भी कीवर्ड्स का अगर आप इस्तेमाल हो सकता है तो ज़रूर कीजिए, बट अगर नहीं हो सकता तो इररेलेवेंट ना बने, जस्ट कीवर्ड स्टफिंग ना कीजिए। अगर H1 में आपने कर लिया है, H2 में कुछ टैग्स में कीवर्ड इस्तेमाल हो गया, कुछ में अगर नहीं भी हो पा रहा तो दैट इज़ फाइन। आपने इस चीज़ को के बारे में परेशान नहीं होना। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो क्रॉलर उसको बेहतर तरीके से रैंक कर पाएगा। नेक्स्ट है जी मेटा डिस्क्रिप्शन। आपके पेज का टाइटल जिस तरह इंपॉर्टेंट है उस तरह डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। टाइटल में आपके पास कम ऑप्शन होती है कि 60 कैरेक्टर्स के अंदर आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाज़ का तो आपको एक से ज़्यादा कीवर्ड्स लिखना चाहते हैं, लेकिन कीवर्ड आपकी मजबूरी है कि वहाँ पे एक ही आ सकता है। आप उसके जो मॉडिफायर्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल लिख सकते हैं अपने पेज के बारे में, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है
क्रॉलर ये देखता है, गूगल देखता है, उस डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करता है, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, उससे अंदाज़ा होता है कि ये पेज किस चीज़ के बारे में है, ये कंटेंट किस किस्म का लिखा हुआ है। वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वहाँ पे आप जो कीवर्ड्स जितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उसकी लिमिटेड रेंज है। पहले 150 थी, अब 350 तक चली गई है, अब आपके पास 320 तक चली गई है। अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ज़्यादा डिटेल कंटेंट लिख सकते हैं, और ये अपने पेज के बारे में बताएंगे कि ये पेज क्या है, वो कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप वो कंटेंट लिख सकते हैं जो पेज के ऊपर लिखा है। लेकिन कोशिश करें कि उसको ज़रा पैराफ्रेज करके लिखें, उन कीवर्ड्स को जो है वो एज इट इज़ वो कंटेंट डालने की बजाय उसको समराइज़ करके आप जो है वो लिखें, क्योंकि गूगल ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उसमें कीवर्ड्स का मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने डिस्क्रिप्शन को वही नहीं लिखना कि जो टाइटल लिख दी है वही डिस्क्रिप्शन लिख दी है, ऐसा नहीं। नॉर्मली ये लोग करते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली आपने यूटिलाइज़ करना है ताकि आपको उसका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट है जी रेलिवेंट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो लॉन्ग फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि गूगल इस चीज़ को प्रेफर करता है। क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे होते हैं तो कुछ पेजेस पे आपको आता है थिन कंटेंट। थिन कंटेंट का मतलब है कि जितना स्टैंडर्ड चाहिए उससे कम कंटेंट है, तो आपके पेजेस थिन नहीं होने चाहिए। कंटेंट आपका ज़्यादा कंटेंट, क्योंकि जितना लॉन्ग फॉर्म होगा उतना ज़्यादा रैंक करेगा। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग फॉर्म करने के लिए इररेलेवेंट नहीं करना, क्योंकि कंटेंट के लिए जो आपके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपके कंटेंट को सर्च क्वेरी का आंसर देना है। अगर आपका कंटेंट उस क्वेरी से रिलेटेड है तो दैन इट इज़ रेलिवेंट, और अगर आप उस क्वेरी से रिलेटेड ज़्यादा लिख पा रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। डेफिनेटली आपका जो लॉन्ग कंटेंट है वो बेहतर रैंक करेगा। गूगल खुद इस चीज़ को एडमिट करता है कि जितना लॉन्ग और रेलिवेंट कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो कर सकेंगे। लेकिन खामखा लॉन्ग करने के लिए आप उसकी लेंथ ना बढ़ाइए, रेलिवेंट ना कीजिए, क्योंकि अगर एक पेज के ऊपर 300 to 400 वर्ड्स का कंटेंट है बट दैट इज़ हाईली रेलिवेंट टू द सर्च क्वेरी, और दूसरी तरफ अगर 2000 वर्ड्स का कंटेंट है बट उसमें रेलिवेंसी नहीं है, तो गूगल प्रेफर किसको करेगा? जो रेलिवेंट कंटेंट है। तो इसलिए आपने जब कंटेंट क्रिएट करना है लॉन्ग फॉर्म कीजिए, लेकिन लॉन्ग फॉर्म बनाते वक्त इररेलेवेंस उसको ना कीजिए। नेक्स्ट है जी यूज़ मॉडिफायर इन योर टाइटल एंड कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स को जब इस्तेमाल करें तो उनसे पहले मॉडिफायर यूज़ करें। मॉडिफायर्स क्या हैं? जैसे बेस्ट का वर्ड है, टॉप 10 का वर्ड है, रिव्यू का वर्ड है, गाइड का वर्ड है। क्योंकि आमतौर पे जो यूज़र जब यूज़ करता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कीवर्ड नहीं लिखता, उनसे पहले को मॉडिफायर लगाता है, या प्रीफिक्स लगाता है या सफिक्स लगाता है। आप भी उनको इस्तेमाल कीजिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाइए, उनका आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप मॉडिफायर यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल सर्चेज में आना शुरू हो जाएंगे। सिंपल कीवर्ड्स के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल सर्चेज में आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा स्कोप आपका इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आप इस्तेमाल कीजिए कंटेंट। डेफिनेटली अगर एक विजुअल कंटेंट की बात करें तो विजुअल कंटेंट आप अगर हम बात करें तो 40 टाइम्स ज़्यादा जो है वो एंगेजिंग होता है, जिसमें आपके वीडियोस हो सकती हैं, आपकी स्लाइड्स हो सकती हैं, आपके इमेजेस हैं, ये सारा मल्टी मीडिया कंटेंट है। और मल्टीमीडिया कंटेंट अगर होगा तो आपका कंटेंट डेफिनेटली बेहतर रैंक करेगा। यूज़र भी उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि 51% लोग जो है वो टेक्स्ट की बजाय वीडियो से ज़्यादा एंगेज होते हैं, वो ज़्यादा टाइम जो है वो उस पर गुजारते हैं। तो जब यूज़र ज़्यादा वक्त गुजारेगा, बाउंस रेट कम होगा, गूगल इसको अंडरस्टैंड करेगा कि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, दैट इज़ फाइन। कोशिश करें अपने पेजेस के ऊपर मल्टीमीडिया कंटेंट देखें। अगर आपके पेज के ऊपर मल्टीमीडिया नहीं, जस्ट टेक्स्ट लिखा है, वो भी थिन है, तो इसका मतलब है कि वो ऑन पेज के हवाले से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, वीडियोज़ इस्तेमाल तो लोग करते हैं, लेकिन उन वीडियो को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाता। पेज की तरह उस पूरी वीडियो को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। उस वीडियो का भी टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, उसको एक अलग पेज की तरह ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, तब जाके, क्योंकि वीडियोस अलग से भी रैंक होती हैं गूगल के अंदर, इसलिए आपने उसको अलग से ऑप्टिमाइज़ करना है। ये नहीं कि उसको आपने कहा जी पेज मेरा ऑप्टिमाइज़ है, वीडियो जो इस्तेमाल किए उसको, वीडियोज़ को भी आपने जब आप अपलोड करें, यूट्यूब पर अपलोड करके यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट आप कर रहे हैं, तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। इमेज, आल्ट टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। इमेजेस जब यूज़ करेंगे
तो इमेजेस भी रैंक होते हैं। आपको पता है कि गूगल इमेजेस के ज़रिए बहुत सारी ट्रैफिक आती है, और गूगल इमेजेस के ज़रिए ट्रैफिक तभी आ सकती है जब आप गूगल को बताएंगे कि वो इमेज किस चीज़ के बारे में। गूगल इमेज नहीं अंडरस्टैंड करता, गूगल उस इमेज का नाम अंडरस्टैंड करेगा जो ऑल टेक्स्ट में आपने लिखा है। ऑल टेक्स्ट लिखते वक्त आप इस गाइडिंग प्रिंसिपल को सामने रखिए कि अगर यूज़र को इमेज लोड नहीं हो रहा और अगर इमेज की बजाय उसको जो है वो जस्ट वो टेक्स्ट मिलता है, तो टेक्स्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि वो उसकी रिप्लेसमेंट पूरी दे सके, समझ आ जाए यूज़र को कि ये किस चीज़ के बारे में है, और वो कनेक्शंस जो है वो बना रहे और वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है, डिटेल लिखनी है, कीवर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और जब ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जितने आप लिमिट है उसकी, उसको पूरा यूज़ करेंगे, उसके फुल पोटेंशियल को यूज़ करेंगे, तो उस इमेज के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका जो पेज है उस इमेज की वजह से रैंक कर जाएगा और आपकी वेबसाइट उस पेज की वजह से रैंक कर जाएगी। सो ये सारे इंटीग्रेटेड फैक्टर्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। नेक्स्ट है जी ऐड इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सटर्नल लिंक्स है कि आपकी वेबसाइट के बैक लिंक्स क्या है, आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ कितनी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, उनकी अथॉरिटी क्या है, बट दैट इज़ ऑफ पेज एसईओ, वो हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग। जो इंटरनल लिंकिंग है इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का एक पेज किसी दूसरे पेज के साथ कनेक्टेड है। इंटरनल लिंकिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आप जिस पेज का इंटरनल लिंक दे रहे हैं दैट पेज शुड बी वेरी मच रेलिवेंट टू दिस पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है और ब्लॉग पोस्ट के नीचे आप रीड मोर में 3-4 ब्लॉग लिख देते हैं, लेकिन वो ऐसे ब्लॉग हैं जिनका इस कंटेंट के साथ ताल्लुक नहीं, तो रेलेवेंट नहीं है, तो यूज़र जो है वो कभी उस पर जो है वो क्लिक नहीं करेगा, और अगर उसने क्लिक कर लिया तो उसको रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा। रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा, वो वापस आ जाएगा, बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपको नुकसान होगा। इसलिए जब आप इंटरनल लिंकिंग करें तो आप प्लान कीजिए कि किस पेज को किस पेज के इंटरनल लिंक्स में आपने देना है। स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या है जी? ये स्कीमा मार्कअप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक लिस्ट आपको नज़र आ जाती है, इससे पहले कि वो वेबसाइट्स आएँ लिस्ट नज़र आ जाती है, वो स्कीमा मार्कअप स्निपेट होता है। तो आपने भी क्या करना है कि अपने कंटेंट का एक स्निपेट जो है वो उसको HTML सबमिट करना है, ताकि वो स्कीमा मार्क, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, को पहले मतलब 5 वेबसाइट्स के अंदर आ रही, क्योंकि गूगल जो स्निपेट पिक करता है वो पहली 5 में से, अगर फॉर एग्जांपल आपकी 5 वेबसाइट में 5वें नंबर पे आपकी वेबसाइट है, लेकिन जो स्कीमा मार्कअप जो है वो ऊपर वाली 4 वेबसाइट ने नहीं यूज़ किया, आपने यूज़ किया है, तो गूगल आपके स्कीमा मार्कअप को उठा के सबसे ऊपर ले आएगा, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। इसलिए आपने इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज़ नहीं करना। कोशिश करें कि हर पेज का वो स्कीमा मार्कअप ज़रूर सबमिट करें, ताकि उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिल सके, और जिन वेबसाइट्स का, जिन पेजेस का जो स्कीमा मार्कअप शो हो रहा था, स्निपेट शो हो रहा था, ज़्यादातर लोग उसी पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है जी ईच। ईच जो एक अपडेट है, ये बड़ी बेसिक अपडेट है गूगल की। ईच है जी, ई फॉर एक्सपर्टीज़, और ए है अथॉरिटेटिवनेस, और टी है ट्रस्टवर्दीनेस। आपकी वेबसाइट के कंटेंट में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ में कितने एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि जो कंटेंट आपने दिया है वो कंटेंट कितना वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर वो वैल्यूएबल कंटेंट है, दूसरों से बेहतर कंटेंट है, तो इसका मतलब है उसमें एक्सपर्टीज़ मौजूद है। ट्रस्टवर्दीनेस, सोर्सेज क्या है उसके, क्या आपने सोर्सेज को मेंशन किया है? नॉर्मली लोग जब एक कहीं से कंटेंट लेते हैं तो उसका सोर्स मेंशन नहीं करते। याद रखिए, जब आप पेज के ऊपर सोर्स मेंशन करेंगे, किसी आर्टिकल से आपने कंटेंट उठाया, उस आर्टिकल का लिंक दें अपने पेज के ऊपर, ताकि कभी आपको गूगल पेनलाइज ना करे। उसका लिंक दीजिए, रेफरेंस दीजिए, बताइए कोई आपने फ़ोटो इस्तेमाल की है उसका क्रेडिट दीजिए, वीडियो का है रेफरेंस दीजिए। कंटेंट है, बेशक आपने उसको रिफ्रेज करके इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका रेलेवेंट जब आप कंटेंट दिया होगा, लिंक दिया होगा, तो आपको वो पेनलाइज नहीं करेगा, बल्कि वो इस चीज़ को देखेगा, जी आपने ये चीज़ लिखी है लेकिन रेफरेंस में आपने वो चीज़ लिखी है, तो दैट इज़ नॉट प्लेजरिज्म, वो प्लेजरिज्म नहीं है। लास्ट चीज़ है जी ट्रस्टवर्दीनेस, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो कितना जो है वो ट्रू डाटा है। जितना अच्छा डाटा होगा, जितना वेरीफाइड डाटा होगा, और जितने फैक्ट्स जो हैं वो ठीक होंगे,
गूगल आपकी वेबसाइट की ट्रस्टवर्दीनेस बेहतर समझेगा। और डेफिनेटली इस पॉइंट को आपने ख्याल रखना है कि जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसमें आप 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि कहीं पे ऐसा ना हो कि आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया तो उसकी जो समझ लें अथॉरिटेटिवनेस जो है वो चैलेंज हो जाएगी। कहीं पे आपने बड़ा थिन कंटेंट लिखा है, डिटेल नहीं लिखा, एक्सपर्टीज़ नहीं है। और कहीं पे फैक्ट्स जो है आपने वेरीफाइड नहीं किए, पुराना डाटा जो है वो आज 2022 में आप बात 2020 की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वो उस तरह का ट्रस्टवर्दी जो है वो अपडेटेड डाटा नहीं है तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। नेक्स्ट है जी आंसर कॉमन क्वेश्चन एंड इंक्लूड FAQs। अपने हर पेज पे कोशिश करें FAQs डालें, लेकिन FAQs रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मली हमने देखा है वेबसाइट पे कि एक ही FAQs का मॉड्यूल बना होता है, सारे पेजेस पे वही होता है। हम ये नहीं कहते कि भाई FAQs नहीं होने चाहिए, FAQs हों, हर पेज पे हों, लेकिन रेलिवेंट हो। एक आपका पेज SEO सर्विसेज का है तो उस पर SEO सर्विसेज से रिलेटेड FAQs होने चाहिए। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, एडवर्टाइजिंग का है या SEM का है तो उस पे जो FAQs हैं वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि FAQs का मतलब जस्ट टिक बॉक्स करना नहीं कि आपने FAQs शामिल कर दिए। FAQs का मतलब है कि आपने यूज़र को गाइड करना है और गूगल देखेगा कि अगर FAQs अगर आपके रेलिवेंट हैं तो वो उसको उठा के आपके पेज को रैंक कर देता है। क्योंकि गूगल ने रेलिवेंट और कंसाइज और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है, इसलिए अगर आपके पेजेस के ऊपर FAQs नहीं है उनको आप इंक्लूड कीजिए। यूज़र रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गूगल इसको बड़ा जो है वो वैल्यू करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज़ लीजिए और उन रिव्यूज़ को जो है वो पेजेस के ऊपर शो कीजिए। उससे आपकी वेबसाइट की, आपके पेज की ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपकी जो रैंकिंग है वो बेहतर होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोबाइल फ़र्स्ट इंडेक्सिंग। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ़र्स्ट इंडेक्सिंग के एतबार से ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। अगर मोबाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप उस दौड़ से बाहर निकल गए रैंकिंग की। क्योंकि गूगल आपकी जो वेबसाइट का जो वर्जन जो रैंक करेगा, जो इंडेक्स करेगा, वो मोबाइल वर्जन इंडेक्स करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बटन्स होते हैं उनके साइज़ जो है वो इमेज जो है उनके साइज़ जो है वो मोबाइल पे कुछ और नज़र आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे कुछ और नज़र आ रहे हैं। लोगों ने मोबाइल पे कभी देखा नहीं होता या उन्होंने उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया होता। तो गूगल क्या करता है, वो गूगल आपका जो मोबाइल वर्जन है वही तो इंडेक्स करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो वेबसाइट होगी मोबाइल फ़र्स्ट होनी चाहिए, मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ आपने करना है। तो ये पॉइंट्स हैं जी, अगर हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो इन पॉइंट्स का हम ख्याल रखेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। ये चेक लिस्ट है, इनके ऊपर काम करेंगे तो आपका जो पेज है ऑन पेज SEO के एतबार से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन को हम सम अप करते हैं। आज हमने ऑन पेज SEO के बारे में डिस्कस किया कि ऑन पेज SEO क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑन पेज SEO के ज़रिए हम गूगल को बता रहे होते हैं कि भाई हमारे इस पेज पे ये वाला कंटेंट मौजूद है और गूगल एवेल्यूएट करता है कि सर्च क्यूरी से रिलेटेड कितना रेलेवेंट है और अगर रेलेवेंट होता है तो वो उसको रैंक करा देता है। जब रैंक कर देता है तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। हमने 18 फैक्टर्स डिस्कस किए और उन 18 फैक्टर्स पे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करना है ताकि आपका कंटेंट बेहतर तरीके से रैंक कर सके। ऑन पेज SEO आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके कंट्रोल में है। ऑफ पेज SEO के ऊपर हम बात करेंगे, वो आपके उतना कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो कंट्रोल्ड फैक्टर हैं उनके ऊपर जब आप काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कि आपकी वेबसाइट बेहतर रैंक कर सकेगी। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।